हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बात करें, हमारे पास पेपर फर्स्ट के तहत हम आज बात करने वाले हैं। बात करेंगे छद्म कोटि की। छद्म कोटि की बात करने से पहले, अभिक्रिया की बात करने से पहले हम करेंगे सामान्य अभिक्रिया और छद्म अभिक्रिया के बीच में कुछ तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके इसको छद्म अभिक्रिया को समझने वाले हैं। देखिए, तो सामान्य जो अभिक्रियाएं होती है ना, उनके अंदर अणु संख्यता व कोटि क्या होती है, समान होती है। क्या होगी? अणु संख्यता व कोटि समान होगी। ठीक है, अगर कोई एक अणु संख्यता वाली अभिक्रिया है तो उसकी कोटि भी एक होगी, और दो अणु संख्यता है किसी की तो उसकी कोटि भी दो होने वाली। परंतु इसके अंदर ये नहीं होता है। किसमें? छद्म अभिक्रिया। छद्म अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जो कोटि व आनुवंशिकता में क्या होता है, अंतर होता है। रीजन क्या होता है, रीजन की भी बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रियाकारक अणु होता है उसके अंदर होता है एक विलायक। विलायक जैसे जल हो सकता है, जिसमें क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, नगण्य। क्या होता है? नगण्य होता है, जिसके कारण जो अभिक्रिया है ना केवल एक पर निर्भर करती है। इस कारण से अगर दो कहीं पर आपको आनुवंशिकता दिख रही है तो उसकी कोटि केवल क्या हो जाती है, 1 होती है। पहले हमारे पास है एसिटिक अम्ल, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिर हम देखते हैं। ठीक है, देखिए एक हम बात करते हैं सामान्य अभिक्रिया की। अभिक्रिया एक हम बात करने वाले हैं छद्म अभिक्रिया की या छद्म कोटि अभिक्रिया की। ठीक है, पहला क्या होता है, सामान्य के अंदर कोटि बराबर क्या होती है, आनुवंशिकता या अनुसंख्यता। परंतु इसमें कोटि व आनुवंशिकता बराबर नहीं होती है। ठीक है, अनुसंख्यता क्या होती है, बराबर नहीं होती है। ठीक है, आगे थोड़ा और इसके अंतर्गत बात करते हैं। कोटि और आनुवंशिकता के अंतर्गत अगर कहीं पर आनुवंशिकता क्या हो, कहीं पर एक है तो कोटि भी एक होगी, दो है तो होगी। इसमें रीजन कारण की अगर बात करोगे, अब कारण क्या है इसके अंतर्गत, कारण यह है एक क्रियाकारक अणु में एक क्रियाकारक अणु में विलायक उपस्थित होता है। रीजन क्या है, विलायक की बात करोगे इसमें सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, नगण्य। ठीक है, हमारे पास एक ले रहे हैं एस्टर CH3CO CH2H5। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं जल से। जब आप जल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं कुछ इस प्रकार से टूट जाता है दो भागों के अंदर, और ये हमारे पास है HOH। यहाँ पर हमारे पास जाएगा ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब आप जल देखते हो ना, जल क्यों इस पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर जल एक स्थिरांक के रूप में है, जिसे परिवर्तन क्या होता है, नगण्य। अगर आर वेग की आप बात करते हैं तो K बराबर हमारे पास हो जाता है CH3CO C2H5 और H2O। परिवर्तन की बात करते हैं, सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, अगर सांद्रता परिवर्तन की बात करते हैं हमारे पास आता है इसी में परिवर्तन होता है। तो अभिक्रिया कोटि क्या होती है, केवल यहाँ पर एक प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, हमें एक प्राप्त। एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करने वाले। पहला हमारे में एग्जाम्पल आता है एसिटिक एनहाइड्राइड व एथेनॉल की क्रिया, जिसके अंदर जो एथेनॉल है ना, एथेनॉल वो विलायक के रूप में कार्य करता है। तो उसके अंदर सांद्रता परिवर्तन क्या होगा, शून्य, नगण्य होगा। केवल निर्भर किस पर करेगा, इस पर निर्भर करने वाला है। इसकी कोटि पुनः एक होने वाली है, तो हम इस प्रकार से इसको दर्शा देंगे। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है शर्करा का प्रतिपन्न। क्या कहते हैं, शर्करा। इसको हम क्या करते हैं, ध्रुवण गुणक द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
किसके द्वारा? ध्रुवणक घूर्णक के द्वारा। प्रारंभ के अंदर देखेंगे ना तो ये जो सुक्रोज है ना, जो प्लस है, उसका ध्रुवण घूर्णक हो रहा है, जिसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? जिसको हम R0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? R0। ठीक है, जब समय बराबर t हो, तो समय बराबर t बराबर 0। अब जैसे से रिएक्शन होती रहती है ना, तो क्या होता है कि जो ये वाम ध्रुवण घूर्णक की तरफ चले जाती है। किसकी तरफ है? वाम ध्रुवण घूर्णक की तरफ चले जाते हैं, जिसमें क्या होता है? RT का मान कम होता रहता है। ठीक है, क्या होता है? RT ध्रुवण घूर्णक कौन है? RT, उसका मान कम होता रहता है। जब समय काफी अधिक हो जाता है, समय क्या होता है? काफी अधिक हो जाता है, तो t बराबर इन्फाइनाइट समय पर ये क्या हो जाता है? R इन्फाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? R इन्फाइनाइट होता है। और इसको किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है, वो आता है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल ये हमने पढ़ लिया है कि वह समय होता है जब क्या होता है, किसी अभिका क्रिया की ना सांद्रता घटकर क्या होती है? आधी रह जाती है, उसे बोलते हैं अर्ध आयु काल। ठीक है, जो टी हाफ के द्वारा दर्शाते हैं, हमने सभी कर लिए अर्ध आयु कालों पर चर्चा। औसत आयु के बारे में चर्चा करें, जिसको आप टो बताते हैं। जो वेग स्थिरांक है ना, वेग स्थिरांक, उसके व्युत्क्रम को हम बोलते हैं औसत आयु। ठीक है, किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय को हम क्या बोलते हैं? औसत आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत आयु, जिसको टो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 जो के होता है उसको हम टो से लिखते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे टॉपिक को कवर करते हैं। देखो, अवकलन विधि के अंदर हम क्या करते हैं? अवकलन विधि के अंदर हम एक क्रिया कारक ले लेते हैं, उसकी लेते हैं भिन्न भिन्न सांद्रता, उनका हम क्या करते हैं? 2 बार प्रयोग करते हैं। जब हम एक सांद्रता को लेंगे क्रिया कारक की, बाकियों को स्थिर कर देते हैं, जिसके कारण इसको प्रारंभिक वेग विधि भी कहते हैं। ठीक है, एक कोई क्रिया कारक है, ठीक है, इसकी क्या लेंगे? भिन्न भिन्न सांद्रताएं। ठीक है, इसका करेंगे 2 बार प्रयोग। जब एक सांद्रता C1 ले रहे हैं, बाकी क्या होंगे? स्थिर, जिसका अंश को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग विधि। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग विधि कहते हैं। ठीक है, अब मैं मानता हूं कोई क्रिया कारक है, उसकी सांद्रता है C1, C2, कोटि है इसकी। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखते हैं? देखते हैं। अगर लिखने का प्रयास करें तो इसको इस प्रकार से के। ठीक है, कोटि इसकी C1 की बात करोगे n आ जाती है। दूसरे की अगर वेग की बात करते हो, हमारे पास कुछ इस प्रकार जाती है। अगर हम dr/dt की बात करें, हमारे पास आ जाता है dC1, और हमारे पास आ जाता है dt। इसी प्रकार से एक और आ जाता है dr और dt। अगर इनको हम बात करें, रख देते हैं, तो हमारे पास आता है k C1, और हमारे पास आ जाता है C1 और dt। एक हमारे पास आ जाता है k C2n, एक दूसरे में इसमें भाग दे लेते हैं। हमारे पास आता है C1/C2 की पावर की n। ठीक, अगर इसकी बात करोगे आप C1/dt और dC2/dt। एक या तो हम साथ में इसको ले ही लेते हैं। ठीक है, माइनस कुछ इनको साथ में ले लेते हैं। अब क्या लेते हैं? लोग लेने पर, जब आप लोग लेते हैं ना, लोग लेने पर क्या जाता है? n आगे आ जाएगा, यहाँ पर बचता है log C1 माइनस log C2। ठीक है, यहाँ की बात करोगे, यहाँ पर आ जाता है बस log माइनस का dC1 और आ जाता है dt, फिर माइनस का पुनः आ जाता है log के रूप से इस प्रकार से। ठीक है, इनको कॉमन ले, इसके n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान हम किस रूप में याद करते हैं? log
dC1 और dt, ठीक है, माइनस का log dC2 और dt बट्टा log C1 और log C2, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ की बात करें, माइनस का dC बटा dt, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न इसकी n की d व c के अंदर हम परिवर्तन कर हम n की कोटियों का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए समाकलन विधि की विधि की बात करें तो हम क्या करते हैं, हमने प्रथम शून्य द्वितीय के लिए तो समाकलन विधि के मान निकाले थे, ठीक है। जो प्रायोगिक मान निकाले थे उनके लिए हम क्या करते हैं, k के अंदर आप क्या लिख दीजिए, वैल्यू को रख दीजिए, ठीक है। जो शून्य प्रथम कोटि के लिए हम समाकलन समीकरण निकाले थे उनके अंदर हम क्या करते हैं, प्रायोगिक मान से k मान रख देंगे। मान रखने पर हमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए k के मान ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। आपने जो प्रायोगिक रूप से जो मान हमारे ज्ञात k में रख दिए, रखने के बाद हमें क्या है कि भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। k के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होने पर विभिन्न परिस्थितियों में या तो k के मान हमें समान प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रहार विधि और प्रयास विधि कहते हैं। प्रहार या प्रयास विधि इसको कहते हैं, किसको, समाकलन विधि, ठीक है। क्या कहते हैं, समाकलन विधि को। अब थोड़ा देखो, अर्ध आयु या आंशिक परिवर्तन विधि क्या होती है। यह विधि वह होती है जिसमें कुछ समय t है और ठीक है, कोई n कोटि है, n कोटि कोई अभिक्रिया है, वो किसी समय t का कितना समय कितना आंशिक भाग लगेगा, कितना अंश लगेगा n कोटि अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए, उसे बोलते हैं अर्ध आयु विधि, ठीक है। कोई n कोटि की अभिक्रिया है, उसको t समय का कितना अंश लगेगा, क्या लगेगा, कितना अंश लगेगा उस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, उसे बोलते हैं हम अर्ध आयु विधि, आंशिक परिवर्तन विधि। इसको हम दर्शाते हैं an-1 के रूप में, ठीक है। इसके लिए हम अलग अलग बात करते हैं। पहले बात करते हैं t1 के लिए समानुपाती चिन्ह, फिर हम बात करते हैं t2 समय के लिए, भिन्न होते हैं a व 2, ठीक है। इसको लिख लेते हैं t1 बटा t2 समानुपाती चिन्ह 1/1 गुणा a2। अब क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, log t1 बटा log t2 समानुपाती चिन्ह, ठीक है। मान समानुपाती चिन्ह यहाँ पर हट जाता है, कैसे के कैंसिल हो जाता, तो फिर हम लेते हैं log, ठीक है, a2 n-1 n-1, ठीक है, log t1 log t2। इसकी पावर देखिए समान है तो हमारी लिख सकते हैं a1 बटा a2 की पावर n-1, n-1 क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, ये रह जाता है मेरे पास log a1 माइनस का ln log a2। अब इसको यहाँ पर भेज दीजिए इसके नीचे, तो log t1 बट्टा log t2 बट्टा log a1 log a2। यहाँ पर हमें बचता है n-1, n की वैल्यू याद करनी है हमें कोटि की, log a1 log a2 +1 और ये हमारे पास आ जाता है n। ठीक, बात करने वाले हैं पार्थक्य विलगन या छद्म कोटि विधि की बात करेंगे। ये विधि क्या होती है, इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, कोई क्रिया कारक अणु ले लेते हैं, क्या लेते हैं, क्रिया कारक अणु। इसमें क्या करते हैं, एक क्रिया कारक होता है अणु, ठीक है। एक क्रिया कारक को हम क्या कर लेते हैं, उसका मान कम कर लेते हैं सांद्रता को,
और बाकी जो भी क्रियाकारक और उपस्थित होते हैं किसी भी अभिक्रिया के अंतर्गत, उनको क्या लेते हैं, अधिक मात्रा में ले लेते हैं, जिससे क्या होता है उस जो कम हमने लिया है उसके प्रभाव को ज्ञात कर सके। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो बाकी होते हैं, जैसे माना कोई बी है, इस बार हम क्या करते हैं, बी को हम क्या है कम मात्रा में जैसा है वैसा रख लेंगे और ए व सी की मात्रा हम अधिक लेंगे, ताकि हम बी के प्रभाव को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है, देखिए कोई अभिक्रिया है इस प्रकार से होगी, जो ए इसके लिए N1 बी सी, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। पहले के लिए हम क्या करते हैं, पहले कुल कोटि ज्ञात हो जाएगी, हमें कैसे ज्ञात होगी, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्रभाव को हम कुल कोटि में ज्ञात हो जाएगी। अगर हम पहले की बात करें, पहले प्रभाव को ज्ञात करना किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वेग R बराबर हमारे पास हो जाता है dA/dt, हमारे पास क्या आ जाता है N1 ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है a की पावर N1, इनको साथ में लिख लेते हैं तो इसको हम सभी के लिए लिख देते हैं dx/dt के a। ठीक है, इसमें हमने b व c को अधिक मात्रा में लिए। इसी प्रकार से आप बात करेंगे, हमारे पास आता है dx/dt के N2, इसी प्रकार से हमारा dx/dt हमारे पास आता है k। याद करते हैं, वेग r बराबर हमारे पास हो जाता है dA/dt, हमारे पास क्या आ जाता है N1 आ जाता है। ठीक है, और r बराबर हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है a की पावर N1, इनको साथ में लिख लेते हैं तो इसको हम सभी के लिए लिख देते हैं dx/dt के a। ठीक है, इसमें हमने b व c को अधिक मात्रा में लिए। इसी प्रकार से आप बात करेंगे, हमारे पास आता है dx/dt के N2, इसी प्रकार से हमारा dx/dt हमारे पास आता है k N3। पर हमने एक को ऐसे छोड़ दिया, b और अधिक मात्रा में ले लिया है। ठीक, इसके अंतर्गत हमने क्या किया है, b, इसमें b को हमने सामान्य रूप से छोड़ दिया है, a व c की अधिक मात्रा ली है। इसके अंतर्गत हमने क्या किया है, a b की मात्रा अधिक ली है और c को सामान्य रूप से छोड़ दिया है। देखिए हमारे पास एक छोटा सा अंतिम टॉपिक रहता है हमारे पास, रेडियो एक्टिव विघटन या प्रथम कोटि प्रक्रम। जो रेडियो एक्टिव धर्म की जो रिएक्शन होती है, रेडियो एक्टिव घटनाएं, वो प्रथम कोटि पर ही निर्भर करती है। इसके अंदर हमारी पहली परिभाषा आती है, रेडियो धर्मी विघटन या क्षय वेग क्या होता है। ठीक है, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ इकाई समय में जो परमाणु संख्या, विघटित होने वाले परमाणु की संख्या को हम क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी विघटन या क्षय वेग कहते हैं। ठीक है, ये कोई रेडियो धर्मी पदार्थ है हमारे पास। ठीक है, इकाई समय विघटित होने वाले परमाणु संख्या, विघटित होने वाले परमाणु की संख्या। ठीक है, विघटित होने वाले परमाणु की संख्या, इसको हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं, हमारे पास विघटन स्थिरांक आता है। ठीक है, इसको जब आगे और हल करते हैं लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है, 6 काल की जो अभिक्रिया, वो अनंत समय तक चलती रहती है, जिसका कोई औचित्य नहीं बोलता हम ज्ञात करें। इसके स्थान पर हम क्या ज्ञात करते हैं, अर्ध आयु काल को ज्ञात करते हैं, जिसमें जो n की संख्या क्या रह जाती है, n/2 रह जाती है। उस समय पास अर्ध आयु काल कितना रहता है, t½ बराबर 0.693/d रह जाता है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। इसी के साथ हम ये हमारी यूनिट कवर हो जाती है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले सेमेस्टर 2 के तहत
आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।